हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंजुम फ्रॉम सिविल्स डेली। आज का एक्सप्लेनर बड़ा मज़ेदार है क्योंकि आज हम लोग एक ऐसी कैपिटल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि चेंज होने वाली है, हो चुकी है ऑलमोस्ट। इंडोनेशिया अपनी कैपिटल को मूव कर रहा है, चेंज कर रहा है। रीजन उसके क्या है ये हम लोग देखेंगे, और किन किन और देशों में ऐसा पहले हो चुका है। ये लिस्ट आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये तमाम कैपिटल्स जो हैं पहले बदली गई हैं इन देशों की, और क्यों ऐसा हुआ ये भी हम लोग देखेंगे। रीलोकेशन करने की वजह क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन फायदा क्या उससे होता है, या फिर केवल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एज इन की इन्वायरमेंट, सॉरी, क्या इन्वायरमेंट ही नया पहलू है इंडोनेशिया के लिए, ये हम लोग देखने वाले हैं। अफगानिस्तान ने भी, सॉरी, कजाकिस्तान ने भी कुछ समय पहले 2019 में अपनी कैपिटल बदली थी, और उसका क्या रीजन था, ये तमाम चीजें हम लोग पहले कजाकिस्तान के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूंगा उस चीज के बारे में। तो ये सीडी के रिचुअल्स हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। नई कैपिटल है, ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर नई कैपिटल जो है वो बनने वाली है। और ये जकार्ता जो है इस टाइम पहले से कैपिटल है, और नई कैपिटल का नाम न्यू सेंट्रा रखा गया है, न्यू सेंटारा या न्यू सांटरा, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन ये इसका नाम है, ये याद रखिएगा, है ना, न्यू सेंटारा। तो ये उनकी कैपिटल नई होने वाली है। ये जो नई कैपिटल है ये लोकेटेड है बोर्नियो आइलैंड पर, है ना। तो आप ये भी याद रखिएगा कि इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया से सबसे नजदीक आइलैंड कौन सा पड़ता है, जावा, सुमात्रा, ऐसे करके उन्होंने पूछा था, है ना। तो एक कैलिमेंटन करके जगह है इंडोनेशिया के बोर्निया में, ठीक है, वहां पर ये ईस्ट कैलिमेंटन में ये पड़ता है। ये पूरा कैलिमेंटन एरिया का जगह है। ये है नॉर्थ कैलिमेंटन या उसको कालीमंतन वहां पर बोलते हैं। ये, और ये है ईस्ट ईस्ट कैलिमंतन, ये है साउथ, ये है सेंट्रल, आप जानते ही हैं, है ना। तो ये पूरा बोर्नियो आइलैंड पर पड़ता है, और ये ऊपर पड़ता है ये हिस्सा, केवल इतना हिस्सा ब्रुनेई का। ये मलेशिया, मलेशिया देन सिंगापुर, थाईलैंड, है ना, फिलीपींस, यहाँ ईस्ट तिमोर वगैरह पड़ते हैं, ये जकार्ता है, ठीक है। तो ये कैपिटल है। इंडोनेशिया ने प्रपोज किया था 2019 में, जब वहाँ के प्रेसिडेंट जो जोको विडोडो हैं, उन्होंने कहा था कि सी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कंजक्शन कंजेशन बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ रहा है, डेंसली पॉपुलेटेड है जावा आइलैंड, और यहाँ से हमको निकाल के कैपिटल नई जगह पर ले जानी होगी, जो कि थोड़ा सा बचा रहे क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से। तो ये इसका एक एक रीजन था। इस डिटेल में भी इसको हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल जो जकार्ता है वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है जावा आइलैंड पर, याद रखना, जैसे जकार्ता जैसे जावा। तो जब जकार्ता आइलैंड जावा नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर पड़ता है। लार्जेस्ट आइलैंड जो है इंडोनेशिया में वो है सुमात्रा, सबसे पहले सुमात्रा, जावा, देन कालीमंतन, ये वाला एरिया जो है यहीं पर इंडोनेशिया का बोर्नियो है। देन सुलावेसी, सुलावेसी आप जानते हैं, वहां पर सुलावेसी केव्स की वजह से काफी चर्चा में था। एंड देन इंडोनेशियन पार्ट ऑफ न्यू गिनी, इट इज ऑल्सो नोन एज आयरियन जाया या फिर पापुआ, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैप आप और ध्यान से देख सकते हैं। साउथ चाइना सी, ये हिस्सा मलेशिया का, और मैप ठीक है, मैप ठीक है, मैप ठीक है, हाँ मैप ठीक है, यस, सॉरी, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था। ये मलेशिया, देन ये मलेशिया, और ये हिस्सा जो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये पड़ता है ब्रुनेई का, ये साउथ चाइना सी, देन दिस इज वियतनाम, फिलीपींस का, सुलू सी, सेलेप्सी, याद रखना। ये सुलू सी और सेलेप्सी कहाँ पर है, सुलू सुलू और सुलावेसी से याद रखना इसको, सेलेप्सी याद रखना, है ना। दिस इज बांदा सी, बांदा अपना यूपी वाला नहीं, दिस इज बांदा बांदा सी, देन दिस इज तिमोर, देन दिस इज योग्यकर्ता, है ना, जकार्ता, योग्यकर्ता, जावा, जावा आइलैंड पर जकार्ता है, देन दिस इज सुमात्रा, और यहाँ से निकल जाएंगे तो अपना पास में पड़ जाएगा इंडिया, इंडियन ओशन, है ना। ये यहाँ पर ये देख रहे हैं इंडियन ओशन वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, ये तिमोर, ये न्यू गिनी, ठीक है। चलिए, पलाऊ भी है, ठीक है, याद रखना। नाउ व्हाई इंडोनेशिया इज मूविंग इट्स कैपिटल, पहले तो ये देखिए, जोको विडोडो हैं, 2019 की ये पिक्चर है, एएफपी की क्रेडिट में दे देते हैं, एएफपी से मैंने लिया है। तो ये ऑफिशियल्स के साथ हो गए थे, और वहां पर दिखा रहे थे कि यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा, तब ये कुछ फोटोज मीडिया में आई थी, और उसी टाइम की ये फोटो है। तो न्यू कैपिटल जो न्यू सेंटारा बन रही है, या न्यू संतारा जो भी बन रही है, 56,000 हेक्टेयर पे होगी। ईस्ट कैलिमंतान इसका
जगह होगा, और इसको और ज्यादा इसको आप देख सकते हैं, दिस इज मैकसर स्टेट, याद रखना है ना। और यहाँ पर जो पड़ता है ना, दिस इज बालिक पापन। तो ये मैंग्रोव के फॉरेस्ट हैं यहाँ पर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लोकेशन ये है। और यहाँ पर ये सब मैंग्रोव के फॉरेस्ट पड़ते हैं। अब मैंग्रोव का क्या काम होता है, आप जानते हैं कि फ्लड वगैरह जो होती है, मैंग्रोव उससे बहुत आपको बचाता है उन सब चीजों से, है ना। आसानी से उखड़ने वाले पेड़ नहीं होते हैं मैंग्रोव के, है ना। मैंग्रोव के जितने भी आप जगह देखेंगे, वो आसानी से आप उनको हटा नहीं सकते। उनके अंदर ना पावर बहुत ज्यादा होती है चीजों को झेलने की, मैंग्रोव में। अब चूंकि ये मैंग्रोव के आसपास ये बसाने की बात यहाँ पर चल रही है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि इट कुड डैमेज अ इकोसिस्टम इन दैट रीजन, बिकॉज माइनिंग और पाम ऑयल प्लांटेशन वहां पर जब हो रहा है, तो वो ऑलरेडी वहाँ के रेन फॉरेस्ट को थ्रेटन कर रहे हैं। तो बोर्नियो की जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, बोर्नियो बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज का घर है, गढ़ है। अगर आप वहां पर लेकर जाते हैं अपनी कैपिटल को, तो जाहिर सी बात है, जब किसी भी चीज का विकास होता है, तो विकास बहुत सी चीजों के विनाश पर आधारित होता है ना। जैसे अगर आप पहाड़ पर विकास करते हैं, डैम बनाते हैं, तो आप पहाड़ की इकोलॉजी से खेलते हैं। अगर आप वहां पर एक दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना देते हैं दो पहाड़ों को रोकते हुए, तो वो वहां की इकोलॉजी से, वहां की ज्योग्राफी से खेलते हैं आप। और उसके असर हम लोगों ने पास्ट में भी बहुत ज्यादा देखा है, और हम लोग अभी तक देख रहे हैं। अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। तो ये एक चीज होती है, और हमेशा बोलते हैं कि जो नेचर है वो हमेशा बैलेंस करती है। जितना ऊंचा पहाड़ होता है, उतना ही नीचा उसका अदेखा अनदेखा हिस्सा भी होता है, जो हम देख नहीं पाते हैं, है ना। तो हमेशा वो बैलेंसिंग स्टेज में रहती है। तो संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी बड़ी होती है, ठीक है। तो ये चीजें देखनी होंगी, और यही इन्वायरमेंटलिस्ट क्रिटिक्स जो है कैपिटल मूव करते हुए वार्न कर रहे हैं इंडोनेशियन गवर्नमेंट को। नाउ रीजन फॉर रीलोकेशन, देखिए सबसे पहले तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, फ्लडिंग की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं क्लाइमेट चेंज में। एक्सपर्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कि ये सिटी जो है 2050 तक अंडर वाटर हो जाएगी। जकार्ता जो कि इस टाइम जावा आइलैंड पर है, वो 30 मिलियन लोगों का घर है, और ग्रेटर मेट्रो एरिया है। अब जगह कम पड़ रही है वहां पर रहने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, फाइनेंस और ट्रेड, ये सब जो है, कंस्ट्रक्शन आप कितना ही कर सकते हैं वहां पर, है ना। बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता है, बिकॉज पानी की वजह से आपका ग्राउंड, आपका जो ग्राउंड है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है बहुत सारे एरियाज में, और इट वुड लीड टू इंक्रीज रन ऑफ। फिर जकार्ता, सिंस तक इंडोनेशिया की कैपिटल तब से है जब से जकार कैपिटल इंडोनेशिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1949 में, ओवर क्राउडेड हो चुका है, एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड और पॉल्यूटेड दोनों है। और पिछले 2 दशकों में वहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो लोगों की हेल्थ की समस्या को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अनदर इम्पॉर्टेंट रीजन कि जावा से बोर्नियो जाने का, दैट इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा जो है दोनों आइलैंड्स के बीच में है। तो दोनों आइलैंड्स को अगर आपको विकास करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी। और जावा आइलैंड जो कि 651 स्क्वायर किलोमीटर में है, और ईस्ट कैलिमिस्तान जो है 1,27,000 स्क्वायर किलोमीटर में है, तो जाहिर सी बात है वो जावा आइलैंड से बड़ी जगह है, जकार्ता से बड़ी जगह है। और अभी काफ़ी कम वहाँ पर पॉपुलेशन है, और अगर वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती है, वहाँ का विकास होता है, तो आप जानते हैं कि जब दिल्ली का विकास होता है, तो नोएडा और गुड़गांव जैसी जगहों का भी विकास होता होता है ना। तो आप जहाँ कैपिटल ले जाते हैं, तो उसके आसपास का एरिया अपने आप विकास की राह पर चल निकलता है, जिसे हम लोग ट्रिकल डाउन थ्योरी भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। Now, is it the first nation which is moving its capital? No, it's not the first country in the region to relocate from an overpopulated capital. इससे पहले भी बहुत सारे देश हुए हैं, मलेशिया, पाकिस्तान, रशिया, फ्रांस, कजाकिस्तान। एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। यस, पाकिस्तान 1960s में अपनी कैपिटल कराची से इस्लामाबाद ले गया था। उसको एक नई कैपिटल बनानी थी, ग्रीन जोन्ड कैपिटल। और इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान था, वो ग्रीक आर्किटेक्चर से मिलता जुलता था। अपोस्तोलु दोक्सियादिस एक थे, तो ठीक है, आर्किटेक्ट। तो इस्लामाबाद
पहले सीट थी गवर्नमेंट की, फिर बाद में उसकी ट्विन सिटी थी रावलपिंडी, उसने होस्ट किया पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर को। नाउ इस्लामाबाद वो अपनी कैपिटल उन्होंने नहीं बसाई। देन जापान की जो ओल्ड कैपिटल थी वो क्योटो थी, और उसके बाद उसने रीगेन किया अपने आप को। देन बहुत सारी कैपिटल्स बाद में बनी। फिर उसके बाद जब मेजीजी का रिस्टोरेशन हुआ, कैपिटल बदली और टोक्यो हुई 1868 में। द सिटी वाज डेजिग्नेटेड द कैपिटल इन 1941, याद रखिएगा, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल भी इसी तरीके से बदली, और पहले कुछ और थी फिर बदलती रही। मतलब इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स में भी हुआ, ठीक है। रशिया में सेंट पीटरबर्ग्स ऑसिलेट करती रही कैपिटल सेंट पीटरबर्ग्स और मॉस्को के बीच में। पीटर द ग्रेट हुए थे, आपको याद होगा, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो पीटर द ग्रेट ने डिक्लेयर किया था सेंट पीटर्सबर्ग को कि ये नई बसावट है और हम इसको नई कैपिटल बनाते हैं 1712 में। देन पीटर सेकंड आए एंड उन्होंने रिलोकेट किया कैपिटल को मॉस्को मॉस्को में 1728 में। फिर दोबारा से ऐसा हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग गई, देन फिर से मॉस्को आई 1732 में, देन 1918 में जब लेनिन की वापसी होती है सत्ता में, और मॉस्को में कैपिटल फिर दोबारा से मॉस्को कैपिटल हो जाती है। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकल चॉइस होती है हर सत्ता की कि वो किस किस जगह से पूरे देश को देखना चाह रहा है, और कहाँ कहाँ अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर रखना चाह रहा है ना। अगर आगरा कैपिटल थी एक समय पर तो वैसी नहीं थी, फिर दिल्ली ट्रांसफर हुआ तो वैसे ही नहीं हुआ। उसके पीछे बहुत सारी शक्तियां काम करती हैं कि आपके ऊपर आक्रमण कहाँ से होने वाला है, आप कहाँ से पूरे देश पर नजर ज्यादा बेहतर तरीके से रख सकते हैं, और कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन आपका अच्छे से चल सकता है। तो ये भी कुछ रीजंस होते हैं उसके। तो रशिया में कैपिटल हमेशा ऑसिलेट करती है सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को तक, और फिलहाल वही कैपिटल अभी भी है, मॉस्को, ठीक है। नाउ फ्रांस, अभी मॉस्को ही कैपिटल है ना। हाँ, ओके। अब क्या हो गया मुझे, इतना कंफ्यूजन कैसे। खैर, फ्रांस, पेरिस फ्रांस की कैपिटल जो है रही पिछले दो दो सदियों से, सिंस द 10th सेंचुरी, सॉरी, ठीक है। तो लुई 14 थे, उन्होंने मूव किया था पहले, खुद अपनी जगह उन्होंने चेंज की और वर्साइल में पहुंचे। वर्साइल का म्यूजियम बड़ा शानदार है। तो वर्साइल वो पहुंचे थे, और वर्साइल की आपको संधि भी याद होगी, है ना। वर्साइल की एक जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, आपको याद होगा। तो वर्साइल जो है कैपिटल रही 1715 तक। देन बाद में फ्रांस की कैपिटल पेरिस बनी, और पेरिस कम्यून के माध्यम से जब ये दोबारा कैपिटल बनी थी, और पेरिस तब से लेकर 1879 से लेकर 1940 तक रही। और जब लिबरेशन हुआ 1944 में, तो फिर से कैपिटल पेरिस फ्रांस की कैपिटल बनी। जर्मनी की भी कैपिटल इसी तरीके से बदलती रही। पहले वेस्ट जर्मनी में बॉन थी, देन उसके बाद बर्लिन हुई। इस तरीके से नीदरलैंड्स की कैपिटल बदलती रही। मलेशिया ने दो कैपिटल मलेशिया की रही, कुआलालंपुर। उसके बाद उन्होंने अपने रीफेडरेशन, जब उनका फेडरेशन ऑफ मलेशिया बना, तो उनकी कैपिटल फिर पुत्रजाया हुई, और उसके बाद से फिर कुआलालंपुर हुई। इस तरीके से मलेशिया में भी ये होता रहा है। चाइना की कैपिटल भी पेकिंग से बीजिंग हुई, और कजाकिस्तान 2019 में अपने कैपिटल का उन्होंने नाम बदला, मतलब कि अपनी कैपिटल बदली, और अस्ताना से नूर सुल्तान, ठीक है, कैपिटल टू अस्ताना टू नूर सुल्तान। तो ये कुछ देश रहे जिन्होंने कैपिटल्स अपनी बदली। यूएस का भी एक लंबा इतिहास रहा है कैपिटल बदलने का। तो हमारे इतिहास में जाएंगे तो हमारे इतिहास में भी, हमारे हिस्ट्री में भी, मेडिवल हिस्ट्री में जाएंगे तो भी आपको कैपिटल जो है बदलती हुई दिखाई वहां पर पड़ती है। तो इवन मॉडर्न में भी, व्हाट नाउ, व्हाई इज इंडोनेशिया मूविंग इट्स कैपिटल सिटी, है ना। तो सब हम लोगों ने देख लिया सी लेवल राइज। अब सी लेवल राइज के क्या फैक्टर्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि तीन इंड्यूस फैक्टर हैं इस टाइम पे, जो कि रिपोर्ट बोल रही है आईपीसीसी की। एक तो थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब कि जब वाटर हीट अप होता है तो एक्सपैंड होता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि गर्म चीज होगी तो वो फैलेगी, चाहे गर्म हवा होगी चाहे वो गर्म वाटर होगा।
वो हीट अप होगा तो एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होगा तो पिछले 25 साल से वो एक्सपैंड होते हुए वार्मर ओशियंस हो रहे हैं और वो ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं, ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका असर आपको कोस्टल सिटीज़ पर देखने को मिलता है। मेल्टिंग ग्लेशियर, ग्लेशियर मेल्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद उनका प्रभाव जो है समुद्र पर पड़ेगा, सी लेवल राइज होगा। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की आइस शीट का पिघलना बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि सी लेवल राइज जो है वो 1901 से 1971 की तुलना में पिछले कुछ समय में ट्रिपल हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा अब 3 गुना बढ़ चुका है। और 1000 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आर्कटिक की जो सी आइस है, आर्कटिक ओशन की, वो सबसे कम आपको दिखाई पड़ रही है, यानी वहां पर अब बहुत कम आइस शीट्स रह गई हैं, आइस रह गई है। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एसएलआर, यानी सी लेवल राइज के परिणाम क्या हो सकते हैं। कोस्टल फ्लडिंग आप जानते हैं, 8 ऑफ द वर्ल्ड 10 लार्जेस्ट सिटीज कोस्ट पर बसी हुई है जो कि कोस्टल फ्लडिंग से थ्रेटेंड है। डिस्ट्रक्शन ऑफ कोस्टल बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी अगर सी लेवल बढ़ेगा तो बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी नष्ट हो जाएगी। आप फिर मैंग्रोव लेते आइए या फिर कुछ भी लेते आइए, अगर सी लेवल बढ़ेगा तो मैंग्रोव भी डूबेंगे और तमाम दुनिया की बायोडाइवर्सिटी डूब जाएंगी। स्टॉर्म सर्जेस, हरिकेन वगैरह, जितना ज्यादा वार्म वार्म होगा ओशियन और जितना ज्यादा सी लेवल राइज होगा उतने ज्यादा आपको तूफान झेलने पड़ेंगे। इनलैंड माइग्रेशन होगा, यानी कि कोस्टल से होते हुए लोग अब कोस्टल में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, वो आएंगे आपके इनलैंड में रहने के लिए, यानी कि अंदर के सिटीज में रहने के लिए। तो वहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपके इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपकी जो टूरिज्म और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है आपके उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भारत के केस में क्या है, इंडिया के केस में इंडिया के पास 7500 यानी 7500 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन है। अब 5422 किलोमीटर की कोस्ट लाइन जो है वो मेनलैंड की है और 2000 किलोमीटर की जो है आइलैंड्स की है। तो 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज आर देयर और उन पर प्रभाव पड़ना जाहिर सी बात है लाजमी है। और कोस्टल अकाउंट फॉर 90% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड, अगर वो डूबता है या फिर उस पर प्रभाव आता है तो वो कितने लोगों पर असर पड़ेगा आप सोच सकते हैं। अब स्टेप्स क्या हो सकते हैं इसको टैकल करने के लिए, रिलोकेशन करें आप। अभी कैपिटल सिटीज को बहुत बहुत सारी कोस्टल सिटीज ने अडॉप्ट किया है मिटिगेशन स्ट्रेटेजी की। किरिबाती आइलैंड उन्हें अपनी प्लान किया है खुद को फिजी पे शिफ्ट करने के लिए, वाइल द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया वो भी रिलोकेट हो रही है जकार्ता से बोर्नियो पर। ठीक है, क्योंकि जकार्ता ज्यादा नीचे पड़ती है और जकार्ता के डूबने का खतरा बोर्नियो से ज्यादा है। नाउ बिल्डिंग सी वॉल्स, इंडोनेशिया की गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम कोस्टल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जाइंट सी वॉल बनाएंगे और एक जाइंट गरुड़ बनाएंगे। 2014 में उन्होंने किया था ताकि उनकी सिटी को फ्लड से प्रोटेक्ट किया जाए। ये एकदम ऐसे ही है जैसे आपने साहेल रीजन की एक ग्रेट वॉल, एक था ना ऐसा कुछ, तूफान से बचने के लिए वहां पर एक बनाया गया था, मुझे उस प्रोजेक्ट का भी एकदम याद नहीं आ रहा नाम। और हमारे दिल्ली से लेकर अरावली के आसपास भी वो बनने वाला था ताकि आप जितना भी ये जो सैंड स्टॉर्म आता है उससे आप बच सकें, है ना। तो मुझे एकदम अभी वो याद नहीं आ रहा, द ग्रीन वॉल आई गेस ऐसे कुछ नाम था उसका। उसी तरीके से सी वॉल भी बन रहा है। नाउ बिल्डिंग एनक्लोजर्स क्या है कि रिसर्चर्स ने प्रपोज किया कि नॉर्थ यूरोपियन एनक्लोजर डैम बनाया जाए। अब ये डैम कैसे बनाया जाए, ये देखिए, ये स्कॉटलैंड है, ये नॉर्वे है। अब यहां से और इन दोनों के बीच में रफली ये डिस्टेंस दिल्ली से बीकानेर का है, 476 किलोमीटर का। अब अगर स्कॉटलैंड से नॉर्वे के बीच में आप यहाँ एक डैम खड़ा कर दें, डैम बना दें, तो क्या होगा, यह नॉर्थ सी है और इसके इधर जाएंगे आप थोड़ा सा राइट में तो यहाँ पड़ेगा बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को आप बाकी यानी इस वाले सी से बचा सकते हैं, है ना। यानी यहां से जो पानी आएगा आप नॉर्थ सी के अंदर एंटर करने से उसको बचा सकते हैं, उसको डैम से रोक सकते हैं। ठीक है, अंटार्कटिक सी से जो पानी आएगा उसको रोकने से आप इसको रोक सकते हैं। तो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में इस तरीके से आप बनाएं, इस तरीके से फ्रांस और लंदन के बीच में, ये दिल्ली से मुरादाबाद जितना डिस्टेंस है 161 किलोमीटर का, लंदन और फ्रांस के बीच में आप बना दें तो यहां से जो पानी आएगा इन दोनों सिटीज के अंदर नहीं जा पाएगा और यहाँ पर नहीं जा पाएगा। तो नॉर्थ सी का केवल उतना ही जगह, उतना ही पानी रहेगा जितने की आपको जरूरत है। और जब अगर पानी ज्यादा होता है तो आप पानी को छोड़ सकते हैं, तो वो यहाँ पर आप छोड़ भी सकते हैं, तो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी में वो पानी चला भी जाएगा। तो ये एक तरीके का एक प्रपोज्ड है। अब ये कितना ज्यादा सफल होगा, सक्सेस रेट इसका क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये बनाया गया है इस तरीके से कि आप इसको बनाएं। और शायद ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, कितना सफल होगा इस पे सबको डाउट है, लेकिन इतने बड़े डैम 476 किलोमीटर के एरिया में बनना छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है।
तो इस तरह के आप डैम्स रेड सी, बाल्टिक सी, आयरिश सी, पर्शियन गल्फ इन जगह पर बनाएं और एक मेगा इंक्लोजर कर दें, यानी कि बंद कर दें इस पूरे एरिया को, और वहां से आने वाले पानी को वहीं पर रोक दें ताकि वो इधर ही घूमता रहे और आपके इनलैंड सिटीज तक ना पहुंचे। नाउ आर्किटेक्चर टू स्टीयर फ्लो ऑफ वाटर, डच सिटी रॉटरडम ने काफी सारे बैरियर, ड्रेनेज और इनोवेटिव आर्किटेक्चरल फीचर बनाए हैं। वाटर स्क्वायर वो टेम्पररी पॉन्ड टाइप के हैं कि उसमें पानी भर जाता है और वहां पे जो आपकी कोस्टल सिटीज हैं वो वहां तक पानी आने से रोक जाता है। तो ये तमाम चीजें थी, इस तरीके से आप स्टेप जो है टैकल कर सकते हैं सी लेवल राइज कर होने से। तो ये पूरी जानकारी थी, इंडोनेशिया क्यों अपनी कैपिटल मूव कर रहा है, विश्व में कहाँ कहाँ कैपिटल्स मूव हुई हैं, किस तरीके से सी लेवल राइज से रोका जा सकता है, और नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम क्या है और क्यों उसके बनाने की बात जो है वो चल रही है। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, क्या कुछ नया सीखने को मिला, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।